हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। आगे 13.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एग्जांपल से करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एग्जांपल्स हमने नहीं करे थे, मतलब एग्जांपल से शुरू करेंगे। तो पहले एग्जांपल्स निकाल देते हैं एक बार 13.4 में। फटाफट से आ जाइए एग्जांपल्स पे। देखिए, एग्जाम्पल नंबर स्टार्ट करेंगे 24 एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 24 कहता है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट से निकाला है। फ्रॉम अ वेल्च ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस। नंबर ऑफ एसेस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है भाई। एसेस इतने हो सकते हैं अगर 2 पत्ते निकाले गए हैं तो, ठीक है ना। 0 1 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो होती है वो हो गई 4/52 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस कितने हुए 48/52। विद रिप्लेसमेंट का केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट का नहीं है, यानी 1/13 और ये 12/13 ऐसे ही होगा। अब मैं अगर बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक भी इक्का ना हो। तो पहले वाला भी नॉन एस, फर्स्ट नॉन एस मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नॉन एस। पहला नॉन एस कितने हैं देखिए, नॉन एस कितने हो गए, नॉन एस हो गए 12/13 मल्टीप्लाई बाय 12/13, 144 डिवाइड बाय 169। केस सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। पहले वाला नॉन एस इंटू दूसरे वाला एस प्लस पहले वाला एस दूसरे वाला नॉन एस, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नॉन एस करना नहीं है, सुनना है पहले। नॉन एस कितने 12/13 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एस कितने हैं 1/13 प्लस 1/13 मल्टीप्लाई बाय 12/13। फर्क कुछ नहीं है इस सेट में और सेट में, आगे पीछे है बस। तो 2 टाइम्स 1/13 इंटू 12/13। तो आंसर मेरा आ जाता है 24/169, ठीक है। इसे कॉपी कर सकते हो। अगले पेज पे मैं आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 करूंगा, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब करें आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 कि दोनों के दोनों इक्के हों। फर्स्ट एस मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एस। फर्स्ट एस पहले वाला इक्का हो, उसका क्या चांसेस होता है 4/52 मल्टीप्लाई बाय 4/52, यानी आंसर आ गया 1/169, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रो ऑफ अ डाई। आप इसे पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आगे करा रहा हूं। बहुत अच्छा एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 25। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। एक डाइस के पेयर को 3 बार फेंक रहे हैं बच्चे। इसके अंदर सैंपल स्पेस समझ लेते हैं कि 36 की पावर 3। गलत। देखिए, आप कार्ड को कितनी भी बार निकालिए, 1 बार 2 बार 3 बार, सैंपल स्पेस 52 का रहेगा। आप डाइस को कितनी भी बार उछालिए, सैंपल स्पेस 6 का मानेंगे आप इन केसेस में, जो रैंडम वेरिएबल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा। क्योंकि इसके अंदर जो आप क्वेश्चन करेंगे वो जो पावर मतलब
जो n आता है अपना उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप दो बारी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो इसलिए पंगा पड़ता है। तो आपको इस केस में हमेशा टोटल लेने हैं। सैंपल स्पेस जो है वो एक बारी का काउंट होगा। पेयर ऑफ डाइस को फेंक रहे हो आपने एक पेयर को फेंका 3 बार, सैंपल स्पेस एक बार का काउंट करना है, यानी सैंपल स्पेस होगा 36। अगर बॉल 2 निकली है तो सैंपल स्पेस तब भी चेंज नहीं होगा, सैंपल स्पेस वही रहेगा जो था, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको यह देखना है कि आप कितनी बार किसी भी चीज को फेंक रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपने एक डाइस को 3 बार फेंका है तो पावर 6 की पावर 3 नहीं होगा सैंपल स्पेस एक ही बारी का काउंट होगा, यानी 6, ठीक है। एग्जांपल नंबर 25 में उसने यही बोला है कि अब पेयर ऑफ डाइस को फेंका जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। नंबर ऑफ डबलेट्स कितने आ सकते हैं? देखिए डबलेट्स आपके होते हैं 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, यही होता है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? 6/36, क्योंकि इस केस में एक बारी में आपने 2 डाइस फेंके हैं, यानी सैंपल स्पेस 36 का बनेगा। 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ आउटकम डिवाइडेड टोटल आउटकम 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डबलेट आप गिन के भी निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका 1 में से इसे माइनस करके भी। अब उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स। बेटा कितने डबलेट्स आ सकते हैं अगर आपने 3 बार डाइस को फेंका है? या तो आपकी किस्मत बहुत खराब हुई तो एक भी डबलेट नहीं आएगा, या एक डबलेट या 2 डबलेट। अगर 3 बार फेंका तो 3 डबलेट, ये केसेस बनेंगे। एक बार ही निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एक भी डबलेट ना आए तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6। पहली बारी में भी डबलेट नहीं आया, दूसरी बारी में भी नॉन डबलेट, तीसरी बारी में भी नॉन डबलेट, ठीक है। 125 डिवाइडेड बाय 216, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। बेटा एक्स इज इक्वल टू 1 थोड़ा सा लेंदी बनेगा। पहले वाला नॉन डबलेट, मतलब एक डबलेट आया, दूसरे वाला भी डबलेट नहीं आया, तीसरे वाला आ गया, प्लस इसको चेंज करना पड़ेगा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6 इंटू 5/6। क्यों? पहले आ गया डबलेट नहीं आया, फिर आ गया फिर नहीं आया, फिर अब मैं आगे रखूंगा इसको प्लस 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, यानी 3 टाइम्स आपका 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, टेंशन ना लो, उसका तरीका मैं आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से बताऊंगा। क्योंकि अगर मान लो 4 निकाले होते तो कितने सारे केसेस बन जाते हैं, तो वो सारे के लिए हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप आगे देखिए, पहले आप इसे कॉपी करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 निकालते हैं कि 2 डबलेट आ जाए और एक नॉन डबलेट, फिर 3 डबलेट्स। केस नंबर 3, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, जब 2 डबलेट आ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी 2 डबलेट, एक नॉन डबलेट, दूसरा डबलेट, तीसरा भी डबलेट, प्लस पहले पे डबलेट आ गया, दूसरे पे नहीं आया, तीसरे पे आ गया, प्लस पहले 2 पे आ गया, तीसरे पे नहीं आया, तो आंसर आ गया 3 टाइम्स 5/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6। कैलकुलेट करेंगे 15/216, यानी इसको रिड्यूस करा 3 से 572। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, तीनों डबलेट, एक ही केस बनेगा 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6।
दैट इज इक्वल टू 216। अब आपको एक रैंडम वेरिएबल का टेबल सिखा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आपको मीन वेरिएशन, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीखना है। इसको लिखते हैं ऐसे xi, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। ठीक है, ये ऐसे xi अपना 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। xi 0 के केस में आपने निकाला था आंसर, 0 के केस में आपका आंसर आया था 125 डिवाइड बाई 216। सेकेंड केस में अगर हम निकालेंगे तो 75 डिवाइड बाई 216। थर्ड केस में अगर हम निकालेंगे तो 15 बाई 216। मैंने इसको रिड्यूस करके नहीं लिखा जानबूझ के। और थर्ड केस में आपका 1/216। अगर आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में है या नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सही है या नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं ये, और रैंडम वेरिएबल की फॉर्म में है या नहीं। तो उस केस में आप इन सबको ऐड कर दो। 125 डिवाइडेड बाई 216 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 216 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 216 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 216। आंसर आएगा 216 डिवाइडेड बाई 216, दैट इज इक्वल टू 1। अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। आप कॉपी कर सकते हो। आगे चल रहे हैं फटाफट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 26। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0 के एक्स के 5 माइनस एक्स 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 2, और इसमें बोला है इफ एक्स इज इक्वल टू 3 और 4, अदरवाइज बाकी केसेस में। आपको कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन स्टडी एट लीस्ट 2 आवर्स, एग्जैक्टली 2 आवर्स, एट मोस्ट 2 आवर्स। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात कर रहे हैं के की। पहले तो आप रैंडम वेरिएबल का टेबल बना लेंगे ऐसे, xi pi, xi होगा 0 1 2 3 और 4, अदरवाइज पे 0 है, मतलब बाकी सब केसेस पे 0। तो प्रोबेबिलिटी लिखता ही नहीं, मतलब है ही नहीं कुछ प्रोबेबिलिटी, और बाकी केसेस भी नहीं है। आपका काट रहा है, बेवकूफ बना रहा है आपका। 0 1 2, x की जगह पे मैंने 1 डाला तो कितना आएगा, 0 पे तो 0 है प्रोबेबिलिटी, और x इज इक्वल टू 1, 1 पे कितनी आई प्रोबेबिलिटी k, क्योंकि k इंटू 1 हो जाएगा, और 2 डालेंगे तो 2k, फिर 3 वाले में ये, तो k इंटू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2k, और 4 पे 4 डाला यहां पे तो 5 माइनस 4 1 यानी k। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। इन सब की प्रोबेबिलिटीज आपको क्या बताया था, 1 होती है। 1 2 4 6, 6k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1/6। ये आगे k की वैल्यू। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू स्टडी एट लीस्ट 2 आवर। अगर आप कम से कम 2 घंटे, पहले आप इसे कॉपी करो फिर मैं बताता हूं कैसे करना है।
देखिए फिर से टेबल बनाया हमने एक, यही वाला XI PI 0 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इस पे वैल्यू थी 0, इस पे K, इस पे 2K, इस पे 2K और इस पे K। XI PI, ठीक है। 0 1 2 3 और 4, K की वैल्यू 1/6 निकली थी। ये 1/6 इस पूरे टेबल में डाल देंगे, क्या हो जाएगा देखिए 0 1/6 2 इंटू 1/6 दैट इज इक्वल टू 1/3, फिर 2 इंटू 1/6 1/3 और 4 इंटू 1/6 अगर हम डालें तो 2/3। ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई। उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे, यानी 2 या 2 से ज्यादा घंटे अगर आप पढ़ते हो तो वो केस बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 का और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 का, ऐसे। क्योंकि उसने बोला कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे। 2 की वैल्यू कितनी है, 2 पे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है ना। 2 3 4 4/3, 2K पे प्रोबेबिलिटी हुई 1/3 और K की वैल्यू 1/6 थी ना इस पे, तो ये 1/6 था अपना। मैं वही कहूं वैल्यू प्रोबेबिलिटी ज्यादा कैसे आ रही है। एलसीएम आया 6, 2 प्लस 2 प्लस 1 5/6, ये आंसर समझ में आया। सेकेंड पार्ट है एग्जैक्टली 2 आवर्स, बेटा एग्जैक्टली 2 आवर्स यानी 1/3 प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट है एटमोस्ट 2 आवर, 2 या 2 से कम, ठीक है। फटाफट से कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं आपको 2 या 2 से कम में कैसे निकालना है बड़े सिंपल क्वेश्चन, बट समझने पड़ते हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है एटमोस्ट 2 आवर्स। बच्चे एटमोस्ट 2 आवर्स का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 आवर, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। सॉरी, x इज लेस देन इक्वल टू 2, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, यानी उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2, ये तीनों केसेस आपको ऐड करने पड़ेंगे। आपके पास 1 की वैल्यू है 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/3, सेम आंसर आया 5/6। कॉपी कर सकते हो। जीरो 1/6 1/3, 0 1 2 लिया ना, 0 की वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 1/3 प्लस ऐसे। कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब मैं आपको मीन बता रहा हूं, मीन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है।
देखिए व्हाट इज मीन। मीन निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप क्या करें, आप सिग्मा पी आई एक्स आई कर दें। कैसे, मतलब आपने एक्स आई तो निकाला ही होता है, 0 1 2 3 डैश डैश। पी आई भी आपने निकाला होता है ऐसे। इनका प्रोडक्ट करिए, फिर इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट, लास्ट में सबको ऐड कर दो, आपका आंसर जो आएगा दैट इज योर मीन। अगर आपको प्रोबेबिलिटीज का मीन निकालना है तो आप इस तरीके से मीन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 27 पे आते हैं। आप मीन का फॉर्मूला लिख सकते हैं। मीन को जनरली यहां पे इस तरीके से डिनोट किया था, इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके यू को हमने 2 बारी खींचा हुआ है, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, बस ऐसा कह सकते हो आप। तो ऐसे करके ऐसे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 27। A pair of dice be thrown and random variable x is the sum of number that appear on 2 dice. Let a pair of dice, एक pair of dice को फेंका जाता है, and the random variable x, x जो है वो क्या है, sum of the numbers that appear on 2 dice, sum of the number that appear on 2 dice. जो 2 डाइस पर सम आ रहा है, ठीक है। देखिए सम क्या क्या आ सकता है। देखिए सम आपका आ सकता है या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10 11 12। इसके अलावा कभी भी डाइस में नंबर्स पे कोई भी सम नहीं आ सकता। जब सम आए 2, सम इज 2, सम 2 हो, यानी एक ही केस होता है वो जब 1 1 होता है। तो भाई साहब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई 1 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 3, सम 3 है, यानी 1 2 2 1, 2 केस, कितना होगा 2 बाय 36, ठीक है। सम इज 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 3 1 एंड 2 2, कितने हो गए 3 बाय 36, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 5, सम अगर 5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 4 4 1 2 3 3 2, यानी 4 बाय 36, ठीक है ना। ऐसे सारे बनाएंगे, बनाइए, करिए आगे, कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं चेक करता हूं, मतलब मेरे साथ चेक करना अपना आंसर। सम इज 6 निकालना है, 7 8 9 10 11 12 सारे। फिर उसके बाद मीन निकालना है। वन 5 5 1 2 4 4 2, बस नहीं 3 के तो रह गए,
3 3 टोटल केस आ गए 5 5 बाय 36। हर बार एक एक बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 7, जब सम 7 हो 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3, बस 1 2 3 4 5 6 केसेस 6 बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 8, सम 8, प्रोबेबिलिटी 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4, बस तो 1 2 3 4 5 5 बाय 36, ठीक है। ऐसे मतलब आप गिरनी शुरू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सम इज 9, सम आपका 9 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 6 6 3 4 5 5 4, बस 4 बाय 36। सम इज 10, फाइव 5, शुरू तो वैसे 3 से तो होगा नहीं, 4 6 से करना था, 4 6 6 4, 3 बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 11, 5 6 6 5, 2 बाय 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 12, एक केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 6, 1 बाय 36। इसका रैंडम वेरिएबल का टेबल बना लीजिए, क्योंकि उसने बोला फाइंड द मीन एंड और एक्सपेक्टेशन। बच्चे एक्सपेक्टेशन और मीन दोनों का मतलब सेम ही होता है, घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए टेबल बनाएंगे रैंडम वेरिएबल का। टू से शुरू होगा, xi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। pi प्रोबेबिलिटीज है 2 वाले केस में 1 36 2 बाय 36 3 बाय 36 4 बाय 36 5 बाय 36 6 बाय 36। अब गिरने लग जाएंगी 4 3 2 और 1। मीन निकालने का तरीका क्या बोला था मैंने आपको? एक्स बार से भी मीन को डिनोट किया था, इनका प्रोडक्ट ऐसे करके सिग्मा पी आई एक्स आई। तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 36 प्लस 3 इंटू 2 बाय 36 प्लस 4 इंटू 3 बाय 36 प्लस 5 इंटू 4 बाय 36 प्लस 6 इंटू 5 बाय 36 प्लस 7 इंटू 6 बाय 36 प्लस 8 इंटू 5 बाय 36 प्लस 9 इंटू 4 बाय 36 प्लस 10 इंटू 3 बाय 36 प्लस 11 इंटू 2 बाय 36 एंड 12 इंटू 1 बाय 36। इसका आंसर सॉल्व कर कुरा के 7 आ रहा, मैंने देख के लिख दिया। ठीक है बच्चे, मुश्किल नहीं है, लेंदी बहुत है, लेकिन फिर लेंदी है तो नंबर भी आपको 4 का आएगा, कम मार्क्स का नहीं आएगा। ठीक है ना, कॉपी कर सकते हो, आगे करेंगे।
देखिए क्वेश्चन है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे, अब हम निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा पी आई एक्सआई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मतलब करना क्या है, एक्सआई का स्क्वायर करना है, पीआई के साथ मल्टीप्लाई करना है, उनका सम करना है, माइनस कर देना है मीन का स्क्वायर, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 28 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 हमें कहता है फाइंड द वेरिएंस ऑफ नंबर ऑप्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबाइस्ड डाई। वेरिएंस निकालना है नंबर ऑप्टेन्ड ऑन थ्रो ऑफ अनबाइस्ड डाई। भाई नंबर क्या क्या आ सकता है आपका, डाइस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 1/6। प्रोबेबिलिटी 2 आने की कितनी है, 1/6। प्रोबेबिलिटी 3 आने की कितनी है, 1/6। प्रोबेबिलिटी 4 आने की कितनी है, 1/6। प्रोबेबिलिटी 5 आने की कितनी है, 1/6। प्रोबेबिलिटी 6 आने की कितनी है, 1/6। इनका टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये हो गया एक्सआई, ये हो गया पीआई। प्रोबेबिलिटीज कितनी है, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 और 1/6। अब क्या करना है, आपको मीन निकालना है। मीन आपको मैंने क्या बोला, सिग्मा पी आई एक्सआई का स्क्वायर। तो पहले पी एक्सआई का स्क्वायर इंटू पी आई करते हैं भाई, सिग्मा पी आई इंटू एक्सआई का स्क्वायर। एक्सआई का स्क्वायर कितना हुआ, 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/6। खत्म। ये आपका निकल जाएगा सिग्मा एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई। इसकी वैल्यू आ रही है बच्चे 91/6। ये मैंने कैलकुलेट नहीं करा है, मैंने देख के लिखा है बस। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हो, आप तो अभी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बोले मैंने आपको, 91/6। अब निकालते हैं मीन। सिग्मा पी आई एक्स आई 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। 1/6 को मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे कर देंगे। $21 आएगा ये, यानी ये हो जाएगा 7/3। ठीक है ना, सम करके 21 आ गया, 7/3 क्योंकि सॉरी 7/2 3237 7/2 आ गया। फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 91/6 माइनस 7/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 91/6 माइनस 49 डिवाइड बाय 4। इसे कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 35 डिवाइडेड बाय 12। खत्म। तो ये आपका निकल गया वेरिएंस। इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछा, बट मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता रहा हूं क्या होता है। फिर एग्जांपल 29 आप लोगों का होमवर्क रहेगा, हम 13.4 स्टार्ट कर देंगे आगे। ठीक है, 13.4 में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे अपने।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रूट ऑफ वेरिएंस। बस जो वेरिएंस आप निकालेंगे उसका रूट कर दीजिए, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसको पॉइंट में निकाल के आंसर दे देना, रूट अंडर 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 110 9 2.9 110 8 20 1 806 अप्रॉक्स। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13.4 स्टार्ट करेंगे अब हम। 13.4 इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, इसमें कुछ भी नहीं है मुश्किल जो आपको दिक्कत करे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड से आएंगे। फर्स्ट आपका होमवर्क है, पूरा कर सकते हो आप, चेक करना है आपको, कुछ नहीं करना उसमें। एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। देखो आप ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन और बर्नौलिस ट्रायल्स के क्वेश्चंस, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और बर्नौलिस ट्रायल्स जो अगली एक्सरसाइज होगी उसके क्वेश्चन आप पहचान नहीं पाओगे कौन सा किसका क्वेश्चन है। लेकिन बर्नौलिस ट्रायल्स आपका बर्नौलिस ट्रायल्स जो आपका किसी में भी लग सकता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी लग सकता है, मतलब इनमें भी लग सकता है, आपका आंसर गलत नहीं होगा। मतलब वो अगर सीखते हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसके अंदर लगेगा नहीं लगेगा। बस एक केस आपको ध्यान रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट का, एक केस आपको ध्यान रखना है, एक केस आपको ध्यान रखना है विदाउट रिप्लेसमेंट का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में कैसे क्वेश्चन को करना है सॉल्व। ठीक है ना, तो अभी मैं बता देता हूं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है आपको कि देयर आर 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स, और आगे बोला 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट। जो भी है केस नहीं देखा मैंने, हाँ 2 balls are drawn, x represent number of black balls, what is the possible value of x if x is a random variable। 2 balls निकाली हैं, यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालनी है एक बारी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है 1 ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालनी है 2 ब्लैक। भाई 0 के केस में देखो करो नहीं, 0 के केस में दोनों की दोनों नॉन ब्लैक बॉल्स, नो ब्लैक BLSC के, क्या लिख रहा हूं यार मैं अभी, नॉन ब्लैक, ब्लैक बॉल नहीं हो, कितनी है 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 7। फर्स्ट ब्लैक मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नॉट ब्लैक प्लस फर्स्ट नॉन ब्लैक सेकेंड ब्लैक, तो क्या रहेगा 2/7 इंटू 5/7 प्लस 5/7 इंटू 2/7। आप कर चुके हो ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी, है ना। फर्स्ट ब्लैक इंटू सेकेंड भी ब्लैक, तो 2/7 इंटू 2/7। ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन का कॉपी कर सकते हो, अगला क्वेश्चन करेंगे थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, बच्चों को क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत मुश्किल लगता है सुनने में, बट होता बड़ा आसान है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक्स रिप्रेजेंट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाए तो एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। एक्स इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। अब यार एक सिक्के को 6 बार उछाला है, उसके अंदर कितने सारे हेड और कितने सारे टेल होंगे? बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है फंडा इसका। अगर 6 हेड हुए तो एक भी टेल नहीं होगा, तो कितने केसेस बने इसके? 6। अगर 5 हेड हुए तो एक टेल होगा, कितने हो गए? 4। डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस आप एक्स निकाल रहे हो ना, एक्स निकालने जा रहे हो आप। अगर 4 हेड हुए तो ऑब्वियस 2 टेल होंगे, तो 2 केस। 3 हेड हुए तो 3 टेल होंगे, एक भी नहीं आया। 2 हेड हुए तो 4 टेल बचेगा। सर -2 आंसर है। भाई साहब माइनस हो सकता है क्या? +2। भाई डिफरेंस बोला उसने, कहीं नहीं बोला ना कि टेल में से हेड को माइनस करो, हेड में से टेल को। तो आपको हर बार पॉजिटिव लेना है। 1 हेड 5 टेल 4 केसेस, 0 हेड 6 टेल 6 केसेस। तो प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए तो कहीं नहीं बोला, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स बोला उसने। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो कहीं भी नहीं बोला, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोलता तो आप निकाल पाते क्या? देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड और 0 टेल 6/216, सॉरी 1/216, एक ही केस होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड और 1 टेल, ये निकालना बच्चे के लिए मुश्किल है, इसलिए मैंने बोला कि आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट 5 हेड और 1 टेल जो है वो काफी केसेस में होगा, जैसे कि 5 हेड 1 टेल। एक आपने इस केस को समझना अगले वाला, मतलब ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला नहीं है, बाय चांस अगर कभी बोल दे तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 हेड और 1 टेल। अब ये टेल इधर उधर फ्लक्चुएट कर सकता है, अगर करेगा तो कितने केसेस बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 केसेस और बनेंगे, एक केस ये, यानी 6 केस बन जाएंगे। क्योंकि एक बार टेल यहां पर आएगा, 2 तीसरा चौथा पांचवा छठा केस। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर यहीं पर अगला केस हो जाए 4 हेड हो और 2 टेल, तो ये तो हमें पागल ही कर देगा। पहले ये टेल फ्लक्चुएट मारेगा 4 जगह, फिर ये टेल फ्लक्चुएट मारेगा 4 जगह, तो 4 4 8 और 1 9 केस हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे पागल। तो इसलिए इसने इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं मांगी। बाई चांस अगर निकालनी हो जैसे एंट्रेंस एग्जाम में, तो मैंने आपको बता दिया आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, बट काफी लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, कॉपी कर सकते हैं आप इसमें 3rd क्वेश्चन को। 4th पे आते हैं। आज हम एक काम करते हैं, 10-11 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं, 10-11 तक, क्योंकि उसके बाद के थोड़े से डिफरेंट हैं। तो अगली क्लास में उन्हें कंप्लीट करके हम शुरू कर देंगे 13.5। उम्मीद करूंगा कि 2 क्लासेस तक तो 13.5 अपनी पूरी हो जाएगी, और मिसलेनियस के भी काफी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम्पल्स भी हमें करने हैं। बट अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपसे गारंटी मैं दे रहा हूं, बोर्ड का कोई भी पेपर हो आपसे मिस नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी अगर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो, प्रोबेबिलिटी 3D, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको प्योर एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मदद लेनी चाहिए, लाइक डिफरेंशिएशन बिना एक्स्ट्रा क्वेश्चन के पढ़ना ही नहीं चाहिए, लाइक आपका इंटीग्रेशन, इसमें भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं। जो आसान चैप्टर होंगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफी आएंगे, जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे उनके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते जनरली, जैसे इसके नहीं आते, 3D के नहीं आते। बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये यहां से करने वाले हैं। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, मेरे पास पढ़ते थे, भाई साहब जी क्लास में आए, क्लास में पढ़े, मतलब नलायक बच्चे, कतई नलायक होते हैं ना जिन्हें बिल्कुल नलायक बोलते हैं, मैं तो नलायक बोलता था उन्हें। और उन नलायक बच्चों की बात बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी और 3D जब वो पढ़ने बैठे तो भाई साहब जी वही अपनी हरकतें कि पढ़ेंगे नहीं घर जाके, लेकिन उन्होंने क्लास में उसको ऐसा समझा कि एक क्वेश्चन उनका प्रोबेबिलिटी और 3D का गलत नहीं होता था, क्योंकि पूरा लॉजिकल है। इधर से हुआ, इधर से कटा, इधर से लगा, इधर, अच्छा ये आ सकता है, वो आ सकता है, सोचना है खाली। अगर आप अपनी सोच को एक बारी ढंग से समझ के कर लोगे
तो आपसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको यह भी बता दूं, अगर आप लोग टीवी देखने बैठते हो, कोई भी मूवी आ रही है, आपने एक 3 घंटे की मूवी, 2.5 घंटे की मूवी एक बार देखने पर आपको पूरी मूवी में लड़के का नाम, लड़की का नाम, लड़की की मां का नाम, लड़की की मां की मौसी के चाचा के नाना का लड़का का नाम, सारे नाम याद हो जाते हैं। A to Z आपको स्टोरी पता होती है, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो तो। लेकिन जब पढ़ने बैठते हो तो 4-4 घंटे पढ़ने के बैठने के बाद भी आप कहते हो कि हमें रिवीजन की नीड है। बिकॉज जब आप मूवी देखने बैठते हो तो अगर आपकी स्क्रीन के सामने, पिक्चर के सामने, टीवी के सामने अगर मम्मी या पापा कोई भी आ जाए तो आप बोलते हो यार हट जाओ यार, देखने दो मूवी, क्या कर रहे हो, बीच में आ रहे हो, शोर कर रहे हो, बात मत करो, उधर जाके कर लो। क्योंकि आपकी पूरी प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो आपकी कंसेंट्रेशन जो पूरी है, वो सारी की सारी आपकी उस मूवी पर होती है। एकदम एक एक चीज आपकी उस मूवी पर रहती है। आपका मन होता है कि बस इसी को देखूं, इसी को समझूं। आप उसको अपनी डेली लाइफ से इंटरैक्ट करा के उसको चला देते हो। लाइक आप सोचने लग जाते हो। हमारा माइंड जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज होती है। हमारा माइंड क्या करता है, हमारा माइंड बड़ा सिंपल सा उसके अंदर फंडा अप्लाई करता है। मूवी जब हम देखते हैं ना, उसको हमारे से रिलेट करा देगा। हमारे से रिलेट कराने का मतलब है, लाइक हमें लगता है कि मैं हूं वो, हमारी पिक्चर चल रही है, हमारी स्टोरी चल रही है। हमारे माइंड को पता होगा, हमारे दिल को नहीं पता होगा। मतलब आप कभी ये नहीं कह रहे होंगे यार मैं ऐसा नहीं सोचता, आप नहीं सोचते, आपका माइंड ऐसा सोच रहा होता है, इसीलिए उसको वो सारी पिक्चर याद रहती है। अगर आप इस चीज को भी कहानी की तरह लेकर और अपने से रिलेट, मतलब दिमाग को जब हम कहते हैं ना कंसंट्रेशन बढ़ा देना, योगा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब यही होता है कि ध्यान आपका जो है वो एक ही जगह लग जाएगा, एक ही जगह। मतलब आपका ध्यान उसी तरीके से हो जाए जैसे मूवी में होता है ना कि भाई साहब ओ ये तो हमारे ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे साथ हो रहा है ऐसा सीन। आपके दिमाग को लग रहा होगा सिर्फ ऐसा, आपको नहीं लग रहा होगा। आपको बिल्कुल भी लगेगा हमारे साथ हो रहा है, आपको मजा आ रहा होगा उस मूवी को देखने में बस, क्योंकि वो आपको लग रहा होगा आपकी डेली लाइफ से यूज हो, डेली लाइफ के साथ हो रहा है। फिर जैसे जैसे मूवी चलती जाएगी आपको सारा पार्ट याद होता जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो तो आप क्या करते हो भाई, आप जब पढ़ने बैठते हो तो आप ध्यान से नहीं पढ़ते। कभी फोन उठा लिया, कभी कुछ और, कभी कोई और प्रॉब्लम, दिमाग कहीं और है, दिल कहीं और है, खुद कहीं और बैठे हुए हो। मतलब सारी चीजें हौश पौश होती हैं। भाई बंदी का मैसेज आ गया, बंदे का मैसेज आ गया, पता नहीं क्या क्या रहता है आप लोगों के दिमाग में। जब पढ़ने बैठो ना, मैं कहूंगा 1 घंटा पढ़ो शायद, लेकिन अगर आपने उसे प्रॉपर एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ लिया, अपनी कंसेंट्रेशन जो है आपकी उसके साथ पढ़ लिया आपने, जो आपकी कंसेंट्रेशन पावर है, जो आपने पूरे ध्यान के साथ अगर आपने पढ़ लिया, तो वो 1 घंटा 6 घंटे के बराबर होता है। जैसे आपने देखे होंगे काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो भाई 16-16 घंटे पढ़ते हैं लेकिन नंबर नहीं आते, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं 1 या 2 घंटे पढ़ेंगे, मार्क्स आ रहे होंगे उनके। उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई साहब उनका जो ध्यान है ना वो एक ही जगह रहता है। वो फोन फेंक देते हैं उस टाइम पे। फोन को तो बिल्कुल भी टच नहीं करना। रूम में बंद हो, रूम बंद हो, शांति हो पूरे तरीके से, तब आप करें वो काम, ठीक है, तब पढ़ाई होती है। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं एज कंपेयर टू मॉर्निंग। उन्हें क्या लगता है कि एक्चुअली हम लोगों ने अपनी साइकिल को चेंज कर लिया, स्लीपिंग साइकिल को चेंज कर लिया। दिल्ली में तो खासकर, बड़ी सिटीज में तो बहुत होता है ऐसा। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग 12th में हो। 12th के बच्चों को मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूं कि वो अपनी चीजें को चेंज करें थोड़ा सा। बच्चे गलती पता क्या करते हैं, जब हम लोग जब रात को बैठते हैं ना सोने के लिए, मतलब सॉरी सोने के लिए, पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, तो नाइट में जो हमारा ब्रेन है ना वो बहुत काम कर चुका होता है ऑलरेडी। मतलब सुबह से लेकर रात तक बहुत काम कर चुका होता है। और ये आपकी गलती नहीं है कि आपको पढ़ना है रात को। होता क्या है, जो हमारे जेनेटिक्स है, मतलब पीछे से जो चला हुआ आ रहा है, उसमें यही होता है कि रात को जनरली हम सोते हैं और सुबह हम जागते हैं। जो पेरेंटल बॉडी हमारी वैसी होती हुई आई है पीछे से, अभी तक ऐसे ही होते हुए आई है। अगर आप रात को बैठोगे, 70% जो आपका ब्रेन है वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है। सुबह से लेकर अभी तक वो यूज्ड हो चुका है। यूज कैसे, सुबह आप उठे, स्कूल गए थे, स्कूल में कुछ ब्रेन यूज हुआ, थोड़ा सा ब्रेन आके आप लोगों ने मस्ती करी या पढ़ाई करी या ट्यूशन गए, तब आपका ब्रेन यूज हुआ था। वो यूज्ड ब्रेन है, यानी आपको सिर्फ ब्रेन का 30% पार्ट, मतलब अगर आप 100% ब्रेन यूज करते हो, वैसे तो 100 कोई भी नहीं कर सकता, मतलब आप 100 यूनिट यूज करते हो अपने ब्रेन का, ठीक है। 100 यूनिट में से 70 यूनिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। अब इस 30 यूनिट के अंदर आप क्या कर पाओगे, आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इस 30 यूनिट के अंदर आपको 5 घंटे स्टडी करने बैठना है, तो फिर प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, कुछ कर ही नहीं पाओगे। 30 यूनिट में क्या क्या पढ़ लोगे अब आप।
लेकिन जब आप मॉर्निंग में बैठते हो पढ़ने के लिए, जैसे अगर आपको बोला जाए, पेरेंट्स बोलते हैं 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, मुझे पता है उठना बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए 4 और 5 बजे। उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, आप वो टेक्निक अप्लाई कर लो, आप पक्का उठ जाओगे 4-5 बजे। 4 या 5 बजे उठो, उसमें पढ़ाई करो। उसमें क्या होता है, हमारा ब्रेन 1% भी यूज नहीं हुआ होता, अब यूज होना शुरू होगा। तो 100 यूनिट उसकी यूजेज है अभी मेरे पास, उसके अंदर मैं 100 थिंग्स डाल सकता हूं। तो मैं जितना पढ़ूंगा ना, तो मेरे पास इतना बड़ा कटोरा मैं डालूंगा, वो पूरे में फैल जाएगा, पूरे दिमाग में फैल जाएगा। तो उससे क्या होगा, चीजें ज्यादा याद रहेंगी। ठीक है, ये एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बट मैं आपको ये कहूंगा कि 4-5 बजे पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप 12 बजे सो रहे हो। कुछ भी करो, आप 6 घंटे की नींद तो कम से कम लो, कम से कम 6 घंटे की और मैक्सिमम 8 घंटे की। अगर आप 10 घंटे सो गए तो आपको और ज्यादा वो क्या कहते हैं, आलस आएगा और ज्यादा उठने में प्रॉब्लम होगी। जितना ज्यादा सोओगे उतना ज्यादा दिक्कत करेगा। 6 से 8 घंटे सो। स्टार्टिंग में अगर आप लोग 10 घंटे सोते हो तो स्टार्टिंग में आपको दिन में नींद भी आएगी, उबासी भी आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी आपके साथ। लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ने लग जाएगी और आपको 6 घंटे ज्यादा सोने नींद आएगी भी नहीं। हम अपनी लाइफ को 21 दिनों में चेंज कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, हम 21 दिन के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब आदत को बदल सकते हैं। मैंने आपको बोला था 4 और 5 बजे उठने का उपाय, बहुत सिंपल सा तरीका है और यह भी साइंटिफिकली चेक किया हुआ है। रात को पानी पी के सो, काफी सारा, मतलब लाइक 2 ग्लास पानी पी लो। उससे क्या होगा, आपको टॉयलेट बहुत आएगा, तो मॉर्निंग में आपको मतलब टॉयलेट आएगा बहुत जल्दी। और क्या होगा, फोन में जो आप अलार्म लगाते हो वो अपने पास मत रखो, उस फोन को दूर रखो। लाइक आप जहां सो रहे हो उधर से ऐसी जगह रखो जहां पे आपको हाइट हो, जैसे अलमारी के ऊपर रखा, ताकि आपको बेड से उतरना पड़े और उसको उठाना पड़े और फिर जाना पड़े। क्योंकि इस साइकिल में भी आपकी नींद टूट जाएगी और नींद टूट जाएगी, फिर कहोगे अबे चल छोड़, अब पढ़ लेते हैं, अब क्या दिक्कत है। थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, 10% से 15% फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप अपने आप को 6 घंटे की आदत में डाल लोगे ना सोने की, तो एक तो आपकी बॉडी उठने के लिए बोल रही होगी। जब आदत डालने के बाद की बात बता रहा हूं, पहले तो आदत डालना शुरुआत ऐसी करनी पड़ेगी। एक तो 6 घंटे आपकी बॉडी उठने के लिए बोल रही होगी, भाई उठो उठो उठो, आपका दिमाग बोल रहा होगा भाई उठने सोया जा रहा, उठ जा उठ जा उठ जा। तो आप उठने के लिए खड़े होने वाले होंगे। आपको ऊपर से अलार्म और बज गया, अलार्म बज गया, आप गए ऊपर जहां पे आपको कूदना पड़ा, बेड से उतरना पड़ा, थोड़ा हाइट पे गए, थोड़ा कूद के पकड़ के आपको उसको फोन को उतारना पड़ा, अलार्म को आपको बंद करना पड़ा, वॉशरूम भी जाना पड़ा क्योंकि आप पानी भी पी चुके हो। तो आपकी नींद ऑलरेडी खुल जाएगी, आंखें पूरी खुली रहेंगी, ऐसी नहीं रहेंगी छोटी छोटी। ठीक है, क्योंकि उस केस में जब हम उठते हैं भाई यार नींद आ रही नींद आ रही नींद आ रही, वो नहीं होगा आपके साथ। ठीक है, कि थोड़ा और सो जाता हूं थोड़ा और सो जाता हूं। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत करता है बट धीरे धीरे इंप्रूव हो जाता है। और थोड़ा सा 12th में स्टडी को इंपॉर्टेंस दो। बच्चे ये भी करते हैं कि स्टडी को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। क्या करेंगे भाई, छोड़ो यार, मतलब अभी जाता हूं घूमने, रात को आके पढ़ लूंगा, आज जाता हूं घूमने, रात को आके पढ़ लूंगा। कोशिश करो 10 से 11 बजे के बीच में किसी भी सूरत में सो जाओ। आजकल एक तो इन्वायरमेंट हमारा ऐसा बना हुआ है आसपास का कि 10-11 बजे बच्चा सो ही नहीं पाता है। पेरेंट्स ने भी बना रखा है मूवी टीवी एंड ऑल, आके रेस्ट ये वो, मतलब 10 बजे तक तो खाना भी नहीं खाते आधे से ज्यादा बच्चे, तो मैंने ऐसे भी देखे हैं। लेकिन आपको कुछ भी करना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको 10 से 11 बजे के बीच में सोना है। क्योंकि जो 10 से 4 जो सोने का समय होता है, ये बेस्ट टाइमिंग होते हैं नींद के। आपको पता है आर्मी जो है, इंडियन आर्मी के बंदे जो हैं, आप उनसे अगर पूछो तो 10 बजे उनको बेड पे भेज दिया जाता है और 4 बजे तक, 10 से 4 दिस इज बेस्ट टाइमिंग फॉर स्लीपिंग। ये ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा 10 से 4 में सो रहा है ना, 10 से 4 सो रहा है और सुबह 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट कर रहा है और दोपहर को 1 से 2 के बीच में ब्रेकफास्ट कर रहा है और फिर रात को 8 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूं जो इंसान अपनी लाइफ को 60 इयर्स जिएगा वही इंसान अपनी लाइफ को 75 इयर्स बना लेगा। एक तो लाइफ स्पैन उसका बढ़ जाएगा क्योंकि वो रूटीन से कर रहा है। ये रूटीन आपका जो है ये सबसे तगड़ा रूटीन होता है, बेस्ट थिंग है ये हमारी लाइफ का, अगर आप ये टाइमिंग अपने आप को अप्लाई करते हैं। आर्मी में 10 से 4 इसलिए सुलाया जाता है, अगर आप इस 6 घंटे में ढंग से सो गए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 4:30 बजे आपको उबासी नहीं आ रही होगी, आपको उबासी नहीं आ रही होगी, आप आराम से बैठ के पढ़ रहे होंगे, चाहे कोई भी काम करना चाहो आप कर रहे होंगे 10 से 4, अगर आप ढंग से सोए हो 6 घंटे तो। बट 10 से 4 सोना बच्चों के लिए सबसे मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि वो 10 बजे सो ही नहीं पाते। 8 बजे खाना खाओ, 2 घंटे का गैप होना चाहिए हमारी स्लीपिंग साइकिल में और खाने से पहले, ये भी ध्यान रखना। अगर ये सब करते हो आपका इम्यून सिस्टम, आपको एक भी बीमारी नहीं लगेगी। आपने कभी सुना नहीं होगा आर्मी वाले बंदे को कैंसर है, बहुत रेयर होते हैं, बहुत रेयर।
ऐसी बीमारियां लगने के चांसेस उनको बहुत कम होते हैं, बिकॉज वो अपने स्पैन को कुछ भी हो जाए वो इस रूटीन को फॉलो करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पीछे से वो रूटीन बना के भेज दिया होता है। पीछे से 10 से 4 सोना है तो सोना है। अब बंदे को भाई 4 बजे उठना है, 10 बजे उसे बिस्तरे में भेज दिया जाए, 9 साढ़े 9 बजे, मस्ती थोड़ी करेगा दोस्तों के साथ। आर्मी वाले अगर उसके फ्रेंड्स है तो कहेगा भाई 4 बजे उठना है, सो जा। 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन कहेगा भाई बहुत नींद आ रही है, सो जा, तो वो सोएगा। आप लोगों को भी अपने रूटीन को चेंज करना है अगर लाइफ में कुछ करना है तो। अगर नहीं करना तो वो एक अलग बात है। स्टडी को इंपॉर्टेंस दो, ठीक है, मैं ये कहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि स्टडी इज एवरीथिंग, बट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो स्टडी को भी इंपॉर्टेंस दो और इन बातों का ध्यान रखो कि पढ़ाई सुबह करो, रात में नहीं करो प्लीज, ठीक है। रात में करोगे तो ब्रेन ऑलरेडी यूज्ड है, उसके अंदर चीजों को डालने में आपको परेशानी होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी 70% यूज है और आप 60% आप पढ़ाई कर रहे हो, जो 60 पार्ट आपको डालना है ब्रेन में डाल रहे हो, तो कहां से डलेगा? 30 पार्ट ही डलेगा। 30 तो आपका वही कच्चा पक्का रह जाएगा, फिर आपको डालना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। ये बिल्कुल एक उस तरीके से एक बाउल की तरह हमारा ब्रेन काम करता है जिसमें हम चीजों को डालते हैं। और आइंस्टाइन ने शायद 1% या 5% अपने दिमाग का यूज किया था, और कोई भी इंसान अगर 1% या 2% से ज्यादा यूज कर ले तो वो पागल हो जाता है, बट आइंस्टाइन नहीं हुआ था। तो हम लोग तो अपने ब्रेन का 0.000 पता नहीं कौन सा पार्ट भी यूज नहीं कर पाते हैं, तो ब्रेन इतना पावरफुल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम आगे आते हैं। अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, नहीं, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। दो बार उछालने पर नंबर ऑफ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो हेड 1 भी नहीं होगा, या तो हेड 2 होगा, या नहीं, या 3 होगा, या तो हेड 0 या 1 या 2 हो सकते हैं। उसके अलावा तो नहीं हो सकता कुछ भी हेड। भाई अगर 2 बार उछाल रहा हूं तो एक भी बार हेड नहीं आएगा, एक बार हेड आएगा या 2 बार हेड आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड अगर मैं निकालूं, 0 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो भाई साहब अगर एक भी हेड ना है तो पहले वाला भी टेल मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाला भी टेल। टेल कितना होता है? 1/2 इंटू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, अगर एक हेड है तो ऑब्वियस है ना एक टेल ही होगा यार। तो पहला हेड दूसरा टेल प्लस पहला टेल इंटू दूसरा हेड, तो भाई 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 1/4 प्लस 1/4 आएगी प्रोबेबिलिटी 1/2, ये 1/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने के चांसेस, 2 हेड्स आए, पहला हेड और दूसरा हेड, मतलब किस्मत बहुत अच्छी है। तो सेकंड हेड यानी 1/2 इंटू 1/2। बेटा आप इसको प्रॉपर लिखेंगे, 1 हेड को HEAD पूरा, फर्स्ट हेड, फर्स्ट लिखना है, 1 नहीं लिखना, फर्स्ट हेड सेकंड हेड, ये ध्यान रखना। ऐसे मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1/4 इज द आंसर। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 सिक्कों को उछालने के बाद साइमल्टेनियसली मतलब लगातार आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम ट्राई करके आना है आपको ये। और थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। सेम केस है, प्रोबेबिलिटी हेड की 1/2 रहेगी और 4 केसेस बन जाएंगे, 0 1 2 3 4, उस तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 4th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, अगली क्लास में मैं कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों से मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, टिंग टोंग।